Time and time again, I have been asked what is my favorite hobby. I answer differently every time. I don't have one hobby, I like to do multiple things, which makes my life chaotic. That significantly reflects on this channel where I upload music videos, dance videos, travel vlogs, etc. etc. But the joy of making these videos remain the same. I love the process and being able to look back into those wonderful memories when my life was different. It seemed like a dream. दो 2.2 किलोमीटर्स फ्रॉम पाकिस्तान ना, बोर्ड की फ़ोटो लेनी भाई. 2.2 kilometers from Pakistan. Every time I'm editing one of these videos, I find myself floating back into the memory lane. Like this day, I had the pleasure of meeting someone whose story reflects the cries of thousands of people that were left behind during the war. To give you a brief context, in my last video, I visited Turtuk village, and particularly we continued our journey towards the border, the actual last village of India, that is the Thang village. We first went to view the border where we could see a Pakistani village. उनकी इधर तक पाकिस्तान के सारे टॉप पे पाकिस्तानी आर्मी बैठे हैं. बाकी ये नदी एलओसी है सर, नदी से उधर उनका है, नदी से उधर अपना ही है. और सामने उनका विलेज है सर, ऊपर वाला, नीचे उनका खेती करने की जगह है ना, खेती करते हैं. और वो पहाड़ियों पे उनका आर्मी रहते हैं. वो सब कहाँ से है एलओसी अब बताइए. ये नदी जा रहा है, जो नदी है. जी. ओके. और नदी से इधर जो खाली बंजर है ना, ये पूरा नो माइंस एरिया है, इसमें माइंस लगा हुआ है जी. उधर का भी इधर का भी दोनों गवर्नमेंट की तरफ से नो माइंस एरिया है जी. और इस साइड का पहाड़ी अपने इंडिया का, ये वाला पहाड़ी ये पहाड़ी पाकिस्तान की जी. ये वाली हम लोग क्या पाकिस्तान साइड में खड़े हैं अभी? नहीं पहाड़ तक अपने इंडिया के, ये यहाँ पहाड़ जैसे कटा है, यहाँ तक अपने इंडिया के जी. Then we came back to finally speak to Sir Goba Ali, where I asked him about his story. He was the most humble soul and spoke to each and every person standing there. His house reflected his personality. He built an entire garden so that the visitors can come and click pictures. He said that this was one of the only few ways he could give back to his motherland. यहाँ पर दो हिस्ट्री है, एक तो ये बॉर्डर हिस्ट्री है, दूसरा आपको चुलुंग का 71 से पहले का बॉर्डर था. चुलुंग में पाकिस्तान रहते थे और बोदा में इंडिया रहते थे, तो वो बॉर्डर है. उसके बाद वो गांव सन 1971 में बिल्कुल खाली होके पाकिस्तान चला गया है. तो इसलिए वो स्ट्रक्चर जो 1971 से पहले वाला स्ट्रक्चर आज भी ज़िंदा है. चुलुंग का गाँव तो खाली होकर लोग पाकिस्तान चला गया, वो ज़िंदा है. तो आप लोगों को ये पता चलेंगे 1971 से पहले लोगों के क्या हालात. आप इंडियन आर्मी यहाँ बढ़ते आया, तुर्तुक पहुँचा, तो उसके बाद यहाँ थंग गाँव में पहुँचा. तो ये थंग गाँव जो एक हिस्ट्रिकल, एक तारीख़ी गाँव है कि यहाँ 50 साल हुआ है, न उधर के लोगों का चैन है न यहाँ के लोगों का चैन है. अब लोगों में एक चीज़ था, चुलुंगा वाले भाग गया था, तो यहाँ के लोग परेशान हुआ, यार हम क्या करें. तो इन्होंने एक फ़ैसला लिया कि हम अपना बच्चों को उस नाले में छुपा के रखेंगे, औरतों को हम घर मर्द एक गाय बकरी देखने के लिए यहाँ बैठेंगे. एक यहाँ बैठा हुआ था. इतने में अचानक इंडियन आर्मी पहुँच गया, कर्नल रिंचन साहब का क़यादत में. पहुँचने के बाद ना औरत है ना बच्चा है, कोई नहीं, यहाँ पर खाली पड़ा. तो अब इंडियन आर्मी ने कहा कि यार ये तो अजीब हो जाएंगे, औरतें बच्चा उधर क्या खाएंगे, यहाँ मर्द सिंगल मर्द बेचारा लोग यहाँ कैसे रहेंगे. तो हाई कमांड को चिट्ठी लिखा रिंचन साहब ने. लिखने के बाद तो करीब 6
3-4 महीने के बाद हाई कमान से चिट्ठी आया, बोला यार इसको पाकिस्तान के साथ हम बात करके उन औरतों को, उन बच्चों को हम यहाँ बुला लेंगे, जो यहाँ से पाकिस्तान जाना चाहे तो उनको हम पाकिस्तान भेज देंगे। तो एक खैरसगाली जैसे सद्भावना के तहत एक आदमी को जाने के लिए डिटेल किया, 2 आदमी को। तो मेरा पापा यहाँ पर था, मेरा छोटा भाई और मेरे दादा शायद उस वक़्त 80-90 साल की काफ़ी आवारा है, जो अपना आप संभाल नहीं सकते हैं। तो उनको देखभाल के लिए मेरे पिताजी यहाँ बैठा हुआ था। तो पिताजी उस वक़्त शायद थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा था, हिंदी समझ में आता। तो रिंचन साहब ने मेरे पापा को चुन लिया, भाई तू जाके ये चिट्ठी और ये फ्लैग लेके जाके उनको लेके आओ। तो मेरे दादा ने मना किया, भाई ये पाकिस्तान का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि हो सकता है नहीं भेजे तो हमारा क्या हाल होगी, ये है वो है। तो फिर क्या हुआ जी, मेरे फादर जैसे भी है रिंचन साहब ने पार भेजा। तो उनका हाथ में कहते हैं, इस हाथ में ऐसे चिट्ठी भेजा, लेटर, इस हाथ में फ्लैग लेकर इसी तरह मेरे फादर को भेजा जी पाकिस्तान। भेजने को वहाँ पहुँचा तो पूछा इंडिया क्या था, कैसा था। तो बोला जी इंडिया बहुत अच्छा था। रिंचन साहब का तारीफ़ किया, इंडियन आर्मी की तारीफ़ किया, तो उनको अच्छा नहीं लगा, सीधा डाल दिया जेल में। मेरे फादर को वापस नहीं भेजा। जब वापस नहीं भेजा तो अब हमारे यहाँ पर क्या हाल हुई होगी, जिसका जो अब घर में शाम को पापा वापस आना है, पापा पाकिस्तान गया वापस नहीं आया, तो मेरा और मेरे दादा का और मेरा क्या हाल हुई होगी। न मामू था, न चाचा था, कोई संभालने वाला ही नहीं। तो इतने में फिर इंडियन आर्मी को एक मतलब पापा को तो उधर भेजा, बल्कि वादा भी किया कि अगर पापा वापस नहीं आया तो हम पालेंगे, हम देखभाल करेंगे। तो नहीं है तो भी जब एक 2 लवारिस बच्चा और बूढ़े को तो हर कोई संभालेगा। तो मेरा परवरिश, मेरा देखभाल हम दोनों का, मेरे दादा का जो देखभाल, मेरे दादा को कभी इंडियन आर्मी ने ये महसूस होने नहीं दिया कि उस उम्र में अपना बेटी से जुदा हुआ, बेटा से जुदा हुआ, तमाम रिश्तेदारों से जुदा हुआ। तो उस दादा को ऊपर क्या नहीं बीता होगा, उसने क्या मुसीबत देखा होगा। तो मैम जी मैंने उस मुसीबत के ऊपर मैं हर वक्त मेरे दिल में रहता था, यार मेरे दादा ने क्या मुसीबत देखा होगा। तो मैं सोचते रहता था। तो जब मैं पाकिस्तान गया 2014-15 में, जहाँ मम्मी पापा से मिलने के लिए गया, तो वहाँ पर मैंने एक मंज़र देखा मैम जी। वो मंज़र देखकर आज भी, अभी पूछा था, आज भी मेरा आंखों में आंसू नहीं रुकता है। वो क्या मंज़र है कि उनका ये हालत था। जब मैं पाकिस्तान गया, मम्मी पापा से मिला, मिलने के बाद जो अभी आप जहाँ से देख रहे हैं उसी के सामने इस साइड में आपको लास्ट जो ग्रेनेडी देखते हैं, उसी के ऊपर शमशान घाट है, जो कब्रिस्तान है, वो भी आपको दिखाई देगा। आपको अच्छा कैमरे से वो भी आप पकड़ देखेंगे। उसी कब्रिस्तान के ऊपर, शमशान घाट के ऊपर, वो माँ, वो बेटी, वो बच्चे लोग आज भी उधर बैठा हुआ है। कि किस लिए बैठे हैं, तो वो इसलिए बैठे हैं कि एक तो ये कहते हैं कि वहाँ से बिछड़ गया, अपनों से बिछड़ गया। अब मैं उनका खेमों में गया, मैं उनसे बातचीत करने लगा। आप लोगों ने क्या बेवकूफ़ी किया। मैंने ये कहा कि आप लोग को कम से कम इधर उधर जाता या किसी के घर पे नौकर पे ले बैठता तो भी आपको बच्चों को तो खाना मिल जाता। अब यहाँ पर आप लोग क्यों बैठे हैं। तो उनका आंखों में से इतना आंसू आ रहा है और मातम कर रहे हैं 50 साल बाद भी। कहते हैं देखो हम तो 71 में मर चुका है, हमारा कुछ नहीं बचा, खेत से बिछड़ गया, अपना माल मवेशी से बिछड़ गया, हस्बैंड से बिछड़ गया, अब हमारे लिए क्या है। बस हम यहाँ ज़िंदा रहना है, अपना गांव को देखते रहना है। तो हम वो गांव देखते हैं जिस पेड़ के ऊपर हमने खुबानी निकाला था, जिस खेत में हमने पानी डालते रहा था, बस उसी खेत को हम देखते रहना है। मर गया तो इसी शमशान घाट में हमने दफन होना है जी। इतना आंखों में से आंसू इतना बहते मैंने देखा है। तो उसके बाद कहते हैं कि एक ये है। दूसरा, अगर हम यहाँ से थोड़ा पीछे चला जाए तो हो सकता है किसी रात को इंडिया एकदम अटैक करे, इस गांव को ले लेगा तो हम फिर बिछड़ जाएगा। इसलिए हम अपना गांव को देखते रहते हैं। तो यहाँ की मैं बता दें मैम जी, यहाँ की जो बेचारे लोग, जो बिछड़े हुए लोग, हर वक्त बस मेरे बेबी वहाँ पर है, मेरे बच्चा वहाँ पर है, मेरा फलान वहाँ पर है, जो भी गांव में आते हैं उनको यहाँ से दिखाते रहते थे। मुझे बहुत दुख होता था। तो यहाँ के लोग जी एक बार क्या करते हैं, रेडियो ख़रीदते थे। मैं आपको बता दूँ, रेडियो ख़रीदता था, समझ में कुछ नहीं आता, लेकिन वो रेडियो किस लिए खरीदता है कि क्या इंडिया पाकिस्तान जब बात कर रहे हैं आपस में मिलवाने के लिए, क्या इंदिरा गांधी और भुट्टो क्या आपस में मिलवाने के लिए बात कर रहे हैं। तो जैसे आप जैसे कोई यहाँ आते हैं तो उनसे पूछता है
कि क्या बोल रहे हैं, तो रेडियो उनके पास लाता है, तो फिर वो रेडियो ऑन करके कहते हैं कि हमारे मेरे बेबी से मिलाने वाला है क्या, मेरे बच्चों से मिलाने वाला है। तो आप उनको दिल जिताने के लिए हाँ अब बातचीत हो रहा है, 1 महीने के अंदर मिलाने वाला है। बेचारे लोग 1 महीने तक कहते थे कि फलाना आके गया है, उसने बोला 1 महीने तक मिलाना है, 1 महीने तक बातचीत कराना है। तो ये बॉर्डर अभी 50 साल से भी वो बेचारा वहाँ से देख रहे हैं। अब इसका कसूरवार कौन है? आज मैं ये भी कहते हैं, दुनिया के सामने कहता हूँ, मैं पाकिस्तान जाके भी मैंने कहा अगर जालिम सरकार है तो फिर पाकिस्तान जालिम सरकार था। वो कैसे था कि मेरा फादर को भेजने के लिए लाने के लिए इंडिया एक हिंदू सरकार था हैं, तो इंडिया ने इतना खैरसगाली के साथ लाने के लिए यहाँ से मेरे फादर को भेज दिया हैं, बच्चों को लाने के लिए हैं, तो वहाँ से जेल में डाल दिया। कितना नाइंसाफ़। वो तो मुसलमान था, वो बच्ची भी मुसलमान था, वो माँ भी मुसलमान था, वो देश भी मुसलमान था, लेकिन वहाँ से वापस नहीं भेजा। उनको हैरान करते थे वहाँ पे। वही मैं कह रहा हूँ, हैरास तो था ही था ना, जब नहीं भेजा तो उस आदमी को जेल भेजा, नहीं तो कम से कम भाई अब सबको यार हिंदुओं ने बहुत अच्छा सोच बना रखा है, ले जाओ, सबको वापस भेजना चाहिए था। चलो उनको वापस नहीं भेजा तो कम से कम मेरे पापा को भाई तुम तो उन बच्चों के लिए चला जाओ हैं। कितना बेरहम है। आज मैं खुल्लम खुल्ला कहता हूँ, मैं डरता हूँ तो सिर्फ परिवारदिगार से डरता है और किसी से नहीं डरते हैं। वही सुलूक आप देखो, भुट्टो का क्या हाल हुआ, मुशर्रफ का क्या हाल हुआ, नवाज शरीफ का क्या हाल हो रहा है, बेनज़ीर का क्या हाल हुआ है। वो क्यों होते हैं? जिसने बोया है ना वही बीज इन माँ बहनों का जो दुआ बदुआ जो लगते हैं। तो आज के मैं हुक्मरानों को भी कहते हैं, हिंदुस्तान के हो पाकिस्तान को, गरीबों पर जुल्म करता है तो फिर गरीबों का दुआ बहुत बड़ा असर करता है। तो आज भी 50 सालों से हमारे इस देश ने तो भेजा है ना, लाने के लिए तो भेजा है ना, हमारा इस देश की कोई गलती नहीं है ना, लेकिन गलती था उस देश का। तो आज मैं कहते हैं उसके बाद क्या हुआ, मेरा देखभाल मेरा परवरिश इंडियन आर्मी ने किया। इंडियन आर्मी के बदौलत आज मैं देश के सामने बोलने की मैं सलाहियत रखता हूँ। तो मैं कहते हैं ये सारे किसी स्कूल एक दिन भी नहीं गया, लेकिन आज मैं एक कविता जो मैं अभी मैंने सुनाया था, कविता आपने सुनाया था ना? नहीं सुना तो मैं आपको 2 कविता छोटा कहते हैं। एक कहते हैं, हम अपना आप को अमन व अमान रखते हैं, दिल व जिगर में हिंदुस्तान रखते हैं, सरहदों पे सरहद के पर्वतों पे रक्षा करते हैं, उन जवानों पे हम सम्मान रखते हैं जिन्होंने अपने लहू से सिंचा है इस गुलिस्तान को, उन शहीदों पर हम ईमान रखते हैं। हर कोई गम ज़दा है तो फिर गमख्वार कौन है, हैं तमन्ना हर कोई वफा के लिबास में, हर कोई वफादार है तो फिर बेवफा कौन है। उसके बाद में आपको इंडियन आर्मी के बारे में कहते हैं। लोग कहते हैं यहाँ आप लोग आके खुश हो जाते हैं, तो मैंने अभी तो वो तो आपने सुना है कि हमारे यहाँ पर मेन चीज़ जो हमारे ड्राइवर साहिबान, हमारे जिन नूरबू दलाई लमा और हमारे इंडियन आर्मी, इन तीनों की वजह से आज लद्दाख ज़िंदा है और ज़िंदा रहेंगे। तो मैं कविता में जो बनाया है उसमें कहते हैं कि सलाम मोहब्बत भारतीय फ़ौज को, मेहनत से सद्भावना चलाने के जोश को, चोटियों का सर पे मुस्कुराने के होश को, मुसीबत में उठाते हैं गमगीन की बोझ को, ज़रूरत पे ताकत दिखाते हैं दोस्त को, मोहब्बत से तब्दीली कराते हैं सोच को, सीओ ब्रिगेड आते हैं हर महफिल में हौसला देने अपने दोस्त को, खिदमत गुजार भी करते हैं बोस को, चमका के रखिए खेलते हुए रोज़ को, मजबूत बना लो दोस्तों भारतीय फ़ौज को, अली तुम हौसला देते रहो सेना के जोश को। तो Separated from his parents at such a young age might leave scars on some, but he was raised by the Indian Army, which is why his scars became his strength. बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था अभी, एंड उनकी स्टोरी तो आपने सुन ही ली है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू हिज चैनल एंड यहाँ पर भी आके उनसे मिलिए, उनसे बात कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और उन्होंने इतना अच्छा गार्डन ही इसमें पेड़, सो ब्यूटीफुल। आई डोंट थिंक कैमरा कैन डू जस्टिस।
I know I was very poetic today, but some days and some memories turn you into one. Until next time, bye bye.